हेलो मेडिकोस, वेलकम टू द मेडबिट। माय नेम इज़ अनुज। तो इस वीडियो में अपोप्टोसिस की बात करते हैं। तो अपोप्टोसिस को अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये आपको एलएक्यू में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। तो आपका अपोप्टोसिस होता क्या है, ये मतलब अगर फिजियोलॉजी में भी देखे होंगे तो अपोप्टोसिस को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्रोग्राम सेल डेथ इंड्यूस कैसे होती है, तो ये इंड्यूस होती है टाइटली रेगुलेटेड सुसाइड प्रोग्राम की वजह से। ठीक है, कैसे इंड्यूस होती है, टाइटली रेगुलेटेड सुसाइड प्रोग्राम की वजह से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें जो आपके इंट्रिंसिक एंजाइम होते हैं ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, वो जब इंट्रिंसिक एंजाइम आपके एक्टिवेट होंगे तो वो क्या, जो सेल की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या क्या डीएनए और प्रोटीन, इनको डिग्रेड करने का काम करते हैं, जिससे सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब क्या कॉजेस की बात करते हैं। तो कॉज आपके क्या हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें तो जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम क्या होता है, जैसे आपका जब पड़ा होगा, ये जैसे आप फिंगर होते हैं उसके बीच में वेब्स बनते हैं। ठीक है, तो ये वेब्स जब हटते हैं तो वो अपोप्टोसिस की मदद से हटते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका एम्ब्रियोजेनेसिस में हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है, जब मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल्स में तो जो एंड्रोमेट्रियल शेडिंग होती है वो भी आपकी अपोप्टोसिस से होती है। ठीक है, और फिर तीसरा क्या देख सकते हैं, जब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जब खत्म हो जाता है, ठीक है, पूरा इन्फ्लामेशन हो गया, उसके बाद जब बात करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रोफिल होती है वो बची रहती है, तो उनको भी कैसे हटाते हैं, अपोप्टोसिस की मदद से हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, तो इसमें जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट होती हैं वो भी आपकी अपोप्टोसिस की मदद से उनकी डेथ होती है। ठीक है, अब पैथोलॉजिकल बात कर लेते हैं। पैथोलॉजिकल अपोप्टोसिस कहाँ देखने मिलती है, जैसे आपकी कोई भी डैमेज डीएनए सेल है। ठीक है, वो डैमेज डीएनए सेल को क्या हटाना है बॉडी से, तो उसके लिए अपोप्टोसिस की मदद से वो हटती है। ठीक है, और बात करते हैं तो और क्या बात करेंगे, तो जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है जिसको माइलोडोसिस भी बोलते हैं, उनको भी अपन अपोप्टोसिस की मदद से हटाते हैं। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, तो वायरल इन्फेक्टेड सेल है उनकी डेथ भी अपोप्टोसिस से होती है, और जो न्यूरोप्लास्टिक सेल्स होती हैं उनकी भी डेथ आपकी अपोप्टोसिस से होती है। ठीक है, तो आपको ये कुछ नहीं, बस थोड़ा समझ लेंगे तो ऐसे ही नॉर्मली याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्या, मॉर्फोलॉजी। अपोप्टोसिस की मॉर्फोलॉजी में क्या क्या होता है, तो सबसे पहला जो अर्लीस्ट फीचर होता है वो सेल श्रिंकेज होता है। ठीक है, सेल श्रिंकेज में क्या होगा, सेल श्रिंकेज की क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो डेंस हो जाता है। ठीक है, ये आपका पहला फीचर हो गया। और क्या होगा, आपका न्यूक्लियर जो होगा वो कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। और बात करें तो और क्या होगा, इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक ब्लैब्स बनेंगे। ठीक है, और अपोप्टोटिक बॉडी बनेंगे। जैसे अपोप्टोसिस का नाम ही है क्या, फॉलिंग ऑफ बोलते हैं जिसको। ठीक है, फॉलिंग ऑफ मतलब पत्तियों की तरह झड़ रहा है। तो क्या होता है, इसमें जो सेल होती है ना उसके पहले आपके ब्लैब्स बनते हैं। ठीक है, ब्लैब्स की मदद से क्या बनता है, अपोप्टोटिक बॉडी बनती है, जैसे ये बन रही है। ठीक है, फिर उन बॉडी को क्या कर लिया जाता है, फेगोसाइट कर लिया जाता है, जैसे आपकी सेल की जो डेथ होती है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब मैकेनिज्म से पहले आपको क्या, रेगुलेटर पता होना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है आपको और वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो इनकी बात कर लेते हैं। तो एक क्या होता है, प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन होती है। ये क्या होती है, मतलब अपोप्टोसिस को मतलब इंड्यूस करने का काम करती है, मतलब फेवरेबल कंडीशन है अपोप्टोसिस के लिए। तो क्या क्या होती है आपकी, एक वैक्स होती है, एक बाक होती है। ठीक है, और क्या हो सकती है, एंटी अपोप्टोटिक जो मतलब इनके फेवर में नहीं होती है। तो ये क्या क्या होती है, BCL2, BCLXL और MCL1। ठीक है, और एक होती है क्या, बैलेंस वाली, जो मतलब बात करेंगे तो क्या, प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक, इनके बीच में जो बैलेंस रखती हैं। ठीक है, ये स्ट्रेस की वजह से इंड्यूस होते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं आपके, एक तो आपका बिम बिड बैड पूमा। ठीक है, नॉर्मल से राइम बना लो, बिम बिड बैड पूमा। ठीक है, आपको अगर याद करना है तो जब भी जहाँ भी CL आएगा ना वो एंटी अपोप्टोटिक वाला होगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना, जो आपका CL आएगा वो क्या होंगे, एंटी अपोप्टोटिक होंगे। ठीक है, अब आते हैं क्या, मेन मैकेनिज्म पे। तो मेन मैकेनिज्म में आपका अपोप्टोसिस होता कैसे है, सबसे पहले तो आपका कैस्पेजेस होते हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है। ठीक है, तो अब तो कुछ अगर देखेंगे तो इनकी डेफिनेशन भी चेंज हो गई अपोप्टोसिस की। तो क्या बोलते हैं आपको, कैस्पेजेस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, अब नई डेफिनेशन तो अगर अपोप्टोसिस की बोलते हैं तो ये होती है। ठीक है, तो क्या होता है, कैस्पेसिस डिपेंडेंट प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, अब उसकी बात करते हैं क्या फेज़ होते हैं। अपोप्टोसिस ऐसे नॉर्मली नहीं होती है, दो फेज़ों में होती है, क्या, इनिशिएशन फेज़ और आपकी एग्जीक्यूशन फेज़। ऐसा समझ लो, आपको क्या नीट PG का पेपर देना है तो ठीक है, आप कैसे तैयारी कर लो, या तो आप बुक से तैयारी कर लो, आप खुद से पढ़ के। ठीक है, और या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ लो, आपको दोनों आना ही कहाँ है, एग्जीक्यूशन फेज़ में आना है। ठीक है, अब मैं क्या बात करता हूँ, इनिशिएशन फेज़ की बात करता हूँ। ठीक है, इनिशिएशन फेज़ आपकी कैसे बटी है, इंट्रिंसिक फेज़ और एक्सट्रिंसिक फेज़। ठीक है, अरे सॉरी मैंने गलत बोल दिया आपको थोड़ा सा, क्या कि आप चाहे बुक से पढ़ लो चाहे आप ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ लो, आपको जाना एजुकेशन फेज़ में है। ठीक है, मतलब अल्टीमेट तो आपका एजुकेशन फेज़ रहेगा। आपका जो इनिशिएशन फेज़ होगा वो आपका दो तरीके से हो सकता है, एक इंट्रिंसिक से और एक एक्सट्रिंसिक से। ठीक है, तो इसके कास्पेजेस भी हैं क्या क्या, इंट्रिंसिक में 9 कास्पेज आपका एक्टिवेट होता है, एक्सट्रिंसिक में 8 होता है, एजुकेशन में 3-6 होता है। अगर देख भी सकते हैं, जैसे 9 को अगर प्रोनाउंस करेंगे तो
इसमें थोड़ा आपको 9 जैसा लगेगा इंट्रिंसिक जब बोलोगे आप, ठीक है। तो अगर 8 को देखेंगे तो आपका EX ऐसा थोड़ा बोलने में मतलब आप सोचोगे तो थोड़ा वैसा राइम सा मैच होगा, ठीक है। अब इनके क्या मेन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि ये होता कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि आपकी जो भी सेल इंजरी होती है, ठीक है, तो सेल इंजरी क्या करती है, इंट्रिंसिक जो पाथवे होता है, इंट्रिंसिक पाथवे को क्या करती है, एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है तो उसमें क्या होता है, मैंने बोला था एक सबसे भोला वाला जो ऑर्गेनेल है, जो फर्स्ट ऑर्गेनेल जो डैमेज होता है हर जगह, वो कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होते हैं, मतलब बहुत सारी प्रोटीन होती हैं, ठीक है। जैसे एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो आपकी आएगी वो क्या होती है, साइटोक्रोम C होती है, ठीक है। जनरली क्या होती है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया मैंने, इसकी जो परमिएबिलिटी होती है ना, वो मतलब मेंटेन रहती है, किसकी मदद से रहती है, BCL2 फैमिली की मदद से मेंटेन रहती है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन आती है, लगभग कितनी 20 तक लगभग प्रोटीन आती है, ठीक है। वो इसकी परमिएबिलिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब कोई भी स्ट्रेस आया, सेल इंजरी हुई वगैरह, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनके जो प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक के बीच में क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। प्रो और एंटी के बीच में क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस हुआ है तो प्रो अपोप्टोटिक बॉडी मॉलिक्यूल जो होगा उनका थोड़ा लेवल बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी जो साइटोक्रोम C है ना, साइटोक्रोम C अगर नॉर्मली देखें तो कहाँ प्रेजेंट होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, तो ये वहाँ से कहाँ चली जाती है, साइटोप्लाज्म में आ जाती है, ठीक है। अब आपका साइटोक्रोम C था, वो कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होगा, साइटोप्लाज्म में आते ही साइटोक्रोम जो C होगा आपका, वो किससे बाइंड कर जाएगा, आपका अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 से, ठीक है। क्या, अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, जिसको शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, AAF1, ठीक है। अब ये जैसे ये दोनों कंबाइन होगा, ठीक है, साइटोक्रोम C और अपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, अपोप्टोजोम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इनने मिलके क्या बना लिया, अपोप्टोजोम बना लिया, ठीक है। अभी अपोप्टोजोम क्या करेगा, अब ये सीधा कैस्पेस से जाएगा, बाइंड होगा, ठीक है। तो ये किससे बाइंड होगा, बाइंड टू कैस्पेस 9, ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या, 9 कैस्पेस जो होता है इंट्रिंसिक पाथ में होता है, ठीक है। और जैसे ये बाइंड होगा कैस्पेस 9 से, तो कैस्पेस 9 एक्टिवेट हो जाएगा, तो उससे अब क्या होगा, एग्जीक्यूशन फेज होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपका इंट्रिंसिक पाथवे था, तो इंट्रिंसिक आपका एग्जीक्यूशन तक कैसे आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो छोटा सा नॉर्मल था। अब आते हैं एक्सटेंसिव फेज में। तो एक्सटेंसिव फेज क्या होता है आपका, ये कैसे मतलब स्टार्ट कैसे होता है, तो इसके लिए क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल आते हैं। अगर मैं बताऊं तो ये आपकी कोई भी सेल है, ठीक है, मैं सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पे क्या देखा गया है कि यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके डेथ रिसेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे डेथ रिसेप्टर मॉलिक्यूल होते हैं, उनमें से जो मतलब वेल नोन है, जिसको साइंटिस्टों ने बोला है वेल नोन, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका CD95, या फिर उसको और क्या बोलते हैं, फास्ट बोल देते हैं, ठीक है, FAS, ठीक है। अब क्या होगा, ये आपका इनिशिएट कैसे होगा, तो जब क्या आएगा, इसके रिलेटेड फास्ट लिगेंड आएगा, ठीक है। तो ये मैंने बोल दिया फास्ट लिगेंड, जब ये इससे बाइंड होगा, ठीक है, फास्ट लिगेंड इससे बाइंड होगा तो क्या होगा, एक डेथ डोमेन निकलेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। तो इससे कहाँ निकलेगा, एक डेथ डोमेन निकलेगा, ठीक है। अब ये डेथ डोमेन जो होगा, मैं अगर इसको थोड़ा नीचे ले लूँ कि आपका ये फास्ट लिगेंड था, ठीक है, ये आपका किससे बाइंड हुआ, फास्ट से, डेथ रिसेप्टर से बाइंड हुआ, ठीक है। तो इससे क्या जनरेट होगा, एक डेथ डोमेन जनरेट होगा, ठीक है। तो ये क्या है, डेथ डोमेन। अभी ठीक है, जो डेथ डोमेन है, इससे जाके कौन बाइंड कर जाएगा, मतलब ये किससे बाइंड करेगा, इसको बोलते हैं फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। क्या बोलते हैं इसको, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, ठीक है, नॉर्मल सा था। जैसे ये फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये किससे जाके बाइंड कर जाता है, सीधा प्रोकैस्पेस 8 से, ठीक है। किससे बाइंड करेगा,
माइन2 प्रो कैसपेजेस 8, ठीक है। 8 मेन होता है एक्सटेंसिक का, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब जैसे ये बाइंड करेगा तो इससे जो कैसपेस 8 है आपका, कैसपेजेस 8, ये हो जाएगा एक्टिवेट, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वही नॉर्मल क्या होगी जनरेट, एग्जीक्यूशन फेज़ आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या एग्जीक्यूशन फेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपकी दोनों इंटरेस्ट वो आपकी क्या हुई, इनिशिएशन फेज़ एग्जीक्यूशन फेज़ तक आ गई, ठीक है। अब इनके क्या बोलूँगा मैं, दोनों के आपके क्या है, इनिशिएटर कैसपेज एंड, ठीक है। चाहे आपके इनिशिएटर कैसपेज है, तो अभी क्या करेंगे, किसको एक्टिवेट करेंगे, जो एग्जीक्यूशनर कैसपेजेस होंगे आपके, ठीक है। किनको एक्टिवेट करेगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या होगा, एक 3 होगा, एक 6 होगा, ठीक है। ये आपको कैसपेजेस याद रखने हैं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं MCQ वगैरह में भी, ठीक है। तो अब ये एग्जीक्यूशनल कैसपेजेस मतलब सेल की डेथ को करेंगे कैसे, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले एक काम तो इसमें क्या होगा, ये एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करेंगे। किसको एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है, न्यूक्लियस जो होता है ना उसका न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन कर देना, ठीक है। और ये क्या करेंगे, एग्जीक्यूशनल जो कैसपेज है आपके, क्या साइटोस्केलेटन जो होगा ना उसको क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। तो आपकी सेल की जो भी प्रॉपर्टी थी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वो सब पूरा ब्रेक हो गया, तो जो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, अपोप्टोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी सी कहानी थी। तो आपको इसको जो मेन याद रखना है वो आपका क्या याद रखना है, मैकेनिज्म याद रखना है, ठीक है। तो मैकेनिज्म की अगर जब बात करेंगे, मैकेनिज्म आपको मेन याद रखना है। तो मैकेनिज्म में आपको क्या कैसपेस याद रखने हैं और फेजेस याद रखनी है, ठीक है। 2 फेज़ होती है, इनिशिएशन फेज़ और एग्जीक्यूशन फेज़। आप कैसे भी पढ़ो आपको फाइनली नीट का पेपर ही देना है, ठीक है। तो ऐसे आपकी ये चीज़ है। फिर इनिशिएशन को कैसे बताया मैंने, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा आपका अपोप्टोसिस था, छोटा सा, थोड़ा बुक से पढ़ने में थोड़ा बड़ा लगता है। अब अगर पढ़ के देखोगे आप तो थोड़ा ईजी लगेगा और जल्दी याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप वीडियो समझ में आ गई होगी। अपोप्टोसिस आपका ख़त्म हो गया। अब मैं अगली वीडियो में आपको नेक्रोसिस बताऊँगा, ठीक है। तो आप ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करिए वीडियो को, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे मेडिकल स्टूडेंट आपको और भी ये मेडिकल स्टूडेंट तक पहुंच पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।